हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीन सीक्वेंसिंग। स्टूडेंट, हम जीन सीक्वेंसिंग के बारे में देखेंगे कि जीन सीक्वेंसिंग क्या है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते ही आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि जब भी आप एक सेल को देखते हैं तो सेल के सेंटर में जो है न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी, ये सेंटेंस मैंने बार बार कई दफ़ा रिपीट किया है कि इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अब वो जो क्रोमोसोम है ना, जब आप उन क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होता है जिसको मैं ब्लैक से लेबल कर रहा हूँ। ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं जो डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जिसका काम है डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जो डीएनए के टुकड़े हैं, आपको पता है उनको हम कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ना मैं फिर एक जीन के स्ट्रक्चर्स को अगर बताऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जो है डीएनए का एक टुकड़ा है और इसके साथ ये दूसरा डीएनए का एक टुकड़ा है। ठीक है जी, ये होगा जी डीएनए फ्रेगमेंट। और आपको पता है कि ये जो डीएनए का हमारे पास फ्रेगमेंट है, इसके सेंटर में यहाँ पे ना डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डीएनए के डबल स्ट्रैंड के अंदर। ठीक है, समझ आ रही है? और आपको ये भी पता है कि इसका 3 प्राइम होगा तो इसके अपोजिट ये 5 प्राइम होगा, इसका ये वाला 3 प्राइम होगा तो ये जो अपोजिट है ये 5 प्राइम होगा। समझ आ रही है? तो ऐसे मेरे पास ये एक है डीएनए डबल स्ट्रैंड, और बेसिकली ये एक जीन है या एक डीएनए का टुकड़ा है जिसको हम जीन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है जीन सीक्वेंसिंग। अब ये इस जीन की सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है? आपको स्टूडेंट पता है कि एडेनिन के सामने किसका बॉन्ड होता है? थायामिन का। गवानिन के सामने साइटोसिन। इसी तरह एडेनिन 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 गावानिन। जिधर एडेनिन होगा उसके सामने थायामिन होगा, जिधर गवानिन होगा उसके सामने साइटोसिन। इस तरह ये जो आपके पास जितनी भी न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है जी, इन न्यूक्लियो इधर मुझे लिख लेने दे, साइटोसिन, गवानिन गवानिन गवानिन, थायामिन, एडेनिन एडेनिन। ठीक है जी, ये जो मेरे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं जिस तरतीब से, उसको फाइंड करना क्या कहलाता है? जीन सीक्वेंसिंग। समझ आ रही है? तो फिर इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन आपके साथ करूं अगर, तो किसी भी क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने वाला जो जीन है स्टूडेंट, जब आप उस जीन को निकालते हैं, उस जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को फाइंड करना क्या कहलाता है? जीन सीक्वेंस। क्या कहलाता है? जीन सीक्वेंस। अब जीन को सीक्वेंस करने के लिए ना स्टूडेंट दो मेथड हैं। एक को बोलते हैं फ्रेडरिक सेंगर मेथड और दूसरे को बोलते हैं मैक्सम गिलबर्ट मेथड। मैं दोनों के बारे में आपके साथ ज़रा डिस्कस करता हूं, लेकिन एक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, सेंगर मेथड को। समझ आ रही है? 1970 के लास्ट में जो है फ्रेडरिक सेंगर मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे मैं आप तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आप फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें जीन सीक्वेंसिंग को पढ़ेंगे ना, तो दोनों मेथड विद डायग्राम एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन जो आपकी पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक है, जो बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर 23 जीन सीक्वेंसिंग बायोटेक्नोलॉजी, उसमें स्टूडेंट ये ना ज़रा बड़ा कंफ्यूज सा टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहता है, पढ़ने के बाद भी उनको समझ नहीं आता। ठीक है, कैसे? जैसा कि सुने, आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपने एक कहानी पढ़ी थी, प्यासा कौवा पढ़ी थी ना, और एक और पढ़ी थी अंगूर खट्टे हैं। अब देखें, मैं कहानी आपको बताता हूँ। एक प्यासा कौवा था, ठीक है, वो उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। वो उड़ता हुआ एक बाग में गया, वहाँ पे उसने एक अंगूरों का गुच्छा देखा। अंगूरों का गुच्छा देखते ही उसके मुंह से पानी आ गया। अब प्यासा कौवा छलांग लगा लगा कर ऊपर को जा रहा था, लेकिन वो अंगूरों के गुच्छे तक नहीं पहुंचा।
बाद में उसने उस अंगूरों के गुच्छों में अपना एक्स देखा और उड़कर जाती दफ़ा ये बोलता गया कि अंगूर खट्टे हैं। अब देखिए दोनों कहानी आपस में मैंने मिक्स की हैं, समझ आ रही है। अंगूर खट्टे हैं और प्यासा कवा दोनों मिक्स हैं। आपकी जो पीटीबी है ना उसके अंदर दोनों मेथड मिक्स हैं और बीच में एक सेंटेंस लिखा हुआ है जी, ये दोनों ही मेथड की जो जीन सीक्वेंसिंग है ये सारी की सारी रोबोटिक है। ये जितनी भी सीक्वेंसिंग है ये सारी रोबोटिक है, रोबोट के ज़रिए होती है, पावरफुल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम जीन सीक्वेंसिंग कर लेते हैं और जान छुड़ा ली। मीन के दोनों मेथड में से एक को भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं एक मेथड को एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा? सैंगर मेथड। समझ आ रही है? लें जी, सैंगर मेथड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मेरी बात को आप तमाम बच्चों ने ज़रा गौर से सुनना है। लें जी, मेरे पास स्टूडेंट ये डीएनए का एक जीन है जिसका मैंने सीक्वेंस फाइंड करना है। इसके ऊपर बेसिकली किसका सीक्वेंस? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फाइंड करना है। और ये डीएनए मैंने प्योरीफाइड डीएनए है। इसके बेसिक 3 स्टेप हैं, सुने जी। अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो डीएनए है ना, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। ये जो डीएनए है मैं इसको हीट करूँगा। आपको पता 94 डिग्री पे हीट करने से ये सेंटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। ये मैंने किस में बताया था? पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर ये चीज़ मैंने वाज़ेह आपके साथ डिस्कस की थी कि जब आप डीएनए के डबल स्ट्रैंड को हीट करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये जो जीन है इसका ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये वाला। ठीक है, आपको पता है कि सिंगल स्ट्रैंड का सीक्वेंस फाइंड हो जाए तो अपोजिट का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर एडेनिन होगा तो जाहिर बात है उसके सामने थायामीन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सिंगल स्ट्रैंड लेके ना उसकी करता हूँ पीसीआर, और पीसीआर करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बना लेता हूँ। किसकी? जीन की। डबल स्ट्रैंड की या सिंगल की? सिंगल की। समझ आ रही है? जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बन जाती हैं तो स्टूडेंट कॉपी बनाने के बाद ना मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 4 एक्सपेरिमेंट लगाने हैं हमने। एक्सपेरिमेंट कितने लगाने हैं? 4। लें जी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, ये लिखता जाता हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये लिख दिया, ये टेस्ट ट्यूब है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है जी, तमाम बच्चे ज़रा गौर से देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बाद नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। आपने बड़े गौर से सुनना है और बड़े सुकून से कि एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ मैं, और आप तमाम बच्चों को जीन सीक्वेंसिंग की इस तरह समझ आएगी कि कभी भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ना 2 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में एक तो राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर के बाद कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप होता है, और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजिनस बेस होती हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। समझ आ रही है? अब आपको ये भी पता है कि डीएनए के अंदर जो राइबोस होती है ये कार्बन नंबर 1, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। जो बच्चे जीन सीक्वेंसिंग को पढ़ने लगे हैं, एक दफ़ा केमिकल नेचर ऑफ डीएनए चैप्टर 20 वाला लेक्चर एक दफ़ा मेरा देख लें, ताकि उनको पूरी समझ आ जाए कि ये मैं बना क्या रहा हूँ। ठीक है, लें जी। अब अगली बात यह है कि इसकी कार्बन नंबर 2 पे बाहर भी हाइड्रोजन है, अंदर भी हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस। ये अगला कार्बन नंबर 3 है, अंदर हाइड्रोजन है, बाहर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। समझ आ रही है? अब देखें, अगर मैंने इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड करना है, ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड हैं, ये अगला न्यूक्लियोटाइड है। जब मैं अगले न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ तो उसी तरह उसके कार्बन नंबर 1 पे ये आ गया जी नाइट्रोजिनस बेस, और ये जो कार्बन नंबर 5 है इस पे आ गया जी फास्फेट ग्रुप। अब इस न्यूक्लियोटाइड ने इसके साथ जुड़ना है, क्योंकि डीएनए के पता है स्ट्रैंड में पूरे न्यूक्लियोटाइड आपस में तरतीब से अरेंज होते हैं।
अब ये जो फास्फेट है इस ऊपर वाले के साथ अटैच होगा कैसे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी फास्फेट पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा और साथ इस ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड ऊपर बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। पता आपने पढ़ा था POC बॉन्ड, ठीक है, PO और ऊपर पता कार्बन नंबर 3 है, इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखिएगा, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर पहले मेरे पास था डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड था, इधर फास्फेट है, न्यूक्लियोटाइड एक फास्फेट हो तो न्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट है। अगर यहाँ पे 3 फास्फेट हूँ तो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट बन जाता है। समझ आ रही है? अब देखें, ये न्यूक्लियोटाइड को ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से ऐड करना है। अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना इसके OH ग्रुप था, मैं इधर वाला H भी निकाल देता हूँ, O निकाल देता हूँ, तो अब ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट नहीं रहा, अब ये बन गया है डाई डीऑक्सी। 2 ऑक्सीजन निकाल दिए, कार्बन नंबर 2 से भी ऑक्सीजन निकल चुका है और कार्बन नंबर 3 से भी निकल चुका है। मेरी बात को समझ आ रही है? इसको हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट या ट्राईफास्फेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे कितने ऑक्सीजन निकले हैं? 2। किस किस से? कार्बन नंबर 2 से और कार्बन नंबर 3 से। समझ आ रही है? तो ऐसे स्टूडेंट फिर होगा ये कि जब कार्बन नंबर 3 से भी ऑक्सीजन निकल गया तो पीछे हाइड्रोजन है, अब ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ नहीं रिलीज होगी? वाटर। और ऊपर से मैंने क्या रिलीज कर दिया है? ऑक्सीजन। तो मुझे ये बताएं कि डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट को डाई डीऑक्सी, डीऑक्सी मीन के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डाई मीन 2, जब 2 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास वो क्या न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी? डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट। अब क्योंकि उसमें से कार्बन नंबर 2 से तो ऑलरेडी ऑक्सीजन निकला होता है, कार्बन नंबर 3 से हमने खुद से निकाल लिया है। समझ आ रही है? तो ऐसे अब देखें जी, अब समझ आ रही है? लें जी, होगा क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड जिसमें हमने 2 ऑक्सीजन निकाले हैं उसको हम DD एंटीपीज भी कहते हैं। डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट, DD एंटीपीज। सब बोलें क्या कहते हैं? DD एंटीपीज। जी देखें भाई, मेरे पास ना जब ये जो जीन था, इस जीन की मैंने बना लीजिए बेशुमार कॉपीज़, और मुझे आप बताएंगे वो सारी की सारी कॉपीज़ जो हैं वो मैंने किसके ज़रिए बनाई हैं? PCR के ज़रिए। ठीक है, ये सारी जितनी भी ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट, ये सारी की सारी कॉपी हैं। लें जी, सुने जी, काबिल गौर बात, ये जो मेरा यहाँ पे ना मैंने कुछ DNA के टुकड़े डाले। ये जो मैंने कॉपीज़ बनाई है ना उनमें से कुछ इसके अंदर डाल दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में डाल दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में डाल दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में डाल दिए। समझ आइए? 4 एक्सपेरिमेंट लगाए हैं और उनके अंदर जो DNA के टुकड़े डाले हैं वो कौन से हैं? जिस जीन का आपने क्या करना है? सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, और इतने ज़्यादा टुकड़े आपने कैसे बनाए हैं? PCR के ज़रिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए। अच्छा जी स्टूडेंट, अब बात ये है, देखें ये जितने भी टुकड़े हैं ना, एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये जो जितने भी टुकड़े हैं ना, ये एक मेरे पास DNA का स्ट्रैंड है, इसके स्टार्ट में मैं ना एक नाउन स्ट्रैंड लगा देता हूं। इतना कौन सा स्ट्रैंड लगा दिया? नाउन। इस स्ट्रैंड का मुझे पता, इसका मुझे पता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। समझ आ रही है? और इस सीक्वेंस के मुताबिक मैं फिर प्राइमर भी बना लेता हूं। आपको पता, आपने DNA पॉलीमरेज में पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर जब डबल स्ट्रैंड उसकी रेप्लिकेशन करता है तो स्टार्ट में प्राइमर अटैच होता है जो RNA का बना होता है, और वो बनाता कौन है? RNA प्राइमेज। ठीक है, ले जी, स्टार्ट में मैं अगर ये सीक्वेंस लगा दूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, स्टार्ट में अगर मैं ये सीक्वेंस लगा दूं तो इसके मुताबिक जो है मैं फिर प्राइमर जब डिज़ाइन करूंगा तो वो प्राइमर भी इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। समझ आइए? लें जी, इसका मतलब अगर आपको इसकी समझ आ गई है ना, तो इसको ना मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसको स्केल से ड्रा कर लूँ ताकि आपको ज़रा अच्छी सी समझ आ जाए। लें जी, मेरे पास ना ये मैंने बना दिया सिंगल जो है सिंगल स्ट्रैंड। जब आप इस सिंगल स्ट्रैंड को देखते हैं,
इस सिंगल स्ट्रैंड में क्या होगा कि इसके स्टार्ट में ना, इसका मैंने सीक्वेंस फाइंड करना है, इसके स्टार्ट में मैं ना नाउन सीक्वेंस लगा देता हूँ, जिसको हम लिंकर या अडाप्टर वगैरह भी कहते हैं। ये जी नाउन सीक्वेंस लगा दिया, लग गया, और इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में डाल दिया। बेशुमार मैंने इस तरह के डीएनए के टुकड़े स्टार्ट में नाउन सीक्वेंस एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसी तरह इस तरह के कुछ बना के एक्सपेरिमेंट 2, 3, 4 में डाल दिए। समझ आ रही है? लें जी, पहली चीज़ डालने के बाद ना इनके अंदर जो दूसरी चीज़ मैंने डाली है ना, इसमें डाला है एडिनोसिन, एटीपी। क्या डाली है? एटीपी। समझ आ रही है? मतलब मेरे आप ये बताएं कि टोटल न्यूक्लियोटाइड कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की। लिख दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे वो चारों न्यूक्लियोटाइड आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लें जी, एक है जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जीटीपी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, टीटीपी थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट, सीटीपी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। समझ आ रही है? देखें जी, इसमें मैंने ना 3 न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल डाली हैं। कितनी? 3। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना मैंने एक डाल दी एटीपी, दूसरी डाल दी जी जीटीपी, उसके बाद है जी टीटीपी, और जो चौथी डाली है ना सीटीपी। सीटीपी इसमें डाली है मैंने DDCTP। मतलब इसके अंदर मैंने जितनी भी सीटीपी डाली हैं उनके कार्बन नंबर 2 से तो ऑक्सीजन पहले ही रिमूव था, मैंने कार्बन नंबर 3 से भी रिमूव कर दिया हुआ है। समझ आ रही है? 3 न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल हैं, एक एबनॉर्मल डाल दी। समझ आ रही है? अच्छा जी, इसी तरह जब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, इसमें भी एटीपी नॉर्मल है, जीटीपी सीटीपी नॉर्मल है, और जो टीटीपी है DDTTP, मतलब जो है एक एबनॉर्मल डाल दी। नहीं समझ आ रही? टीटीपी जो है मेरा शायद यहाँ पे वेट लगा हुआ है, टीटीपी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें, इसमें 3 नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। एक एबनॉर्मल कौन सी? डीडी वाली। मतलब कि चारों में जो एबनॉर्मल डालनी है वो चेंज कर करके डालनी है। समझ आ रही है? अच्छा जी, आपको ज़रा और क्लियर करवा दूं, इसके अंदर जो है आपने क्या करना है, एक बाकी सारी नॉर्मल डाल लें, एटीपी, बोर्ड जो है वो एटीपी, उसके बाद टीटीपी, सीटीपी, और इसमें एबनॉर्मल जो डालनी है वो आप डाल लें जनाब DDGTP, डाईडिऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें सीटीपी डाली थी एबनॉर्मल, इसमें टीटीपी एबनॉर्मल डाली है, और इसमें जीटीपी एबनॉर्मल डाली है, और इसमें 3 नॉर्मल डालें। कौन कौन सी नॉर्मल? एक एबनॉर्मल रह गई ना एटीपी वाली, बाकी तो हमने सारी डालनी है ऑलरेडी। लें जी, इधर डाल दें जी इसको क्या हो गया है, टीटीपी चल गई है, सीटीपी, जीटीपी, और एटीपी जो है वो अब नॉर्मल डालें, DDATP। समझ आ रही है? 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। देखें किस तरह मैंने तरतीब से, पहले में 3 नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, अगले में 3 नॉर्मल, टीटीपी एबनॉर्मल, अगले में ये, अगले में ये। समझ आ रही है? तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि पहला स्टेप ये है कि टेस्ट ट्यूब में आपने डालना है डीएनए का फ्रैगमेंट, जिसका स्टार्ट सीक्वेंस आपको पता हो। समझ आ रही है? वो आपने खुद अटैच किया हो। दूसरी चीज़ आपने ये डालनी है कि न्यूक्लियोटाइड डालनी है जिसमें से 3 नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड हों और एक एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल कौन सी? जिसको हम DDNTP, डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, कि ऑक्सीजन निकाल लिया। लें जी स्टूडेंट, बात इस तरह है कि अगली बात यह है कि आपने इन सब के अंदर ना प्राइमर डाल देना है। ठीक है, अगली चीज़ जो है वो क्या डालनी है? प्राइमर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमर कौन सा डालना है जो इस रेड कलर वाले के सामने अटैच हो जाए,
क्योंकि स्टार्ट वाले सीक्वेंस का तो आपको पता है, ये तो आपने खुद इसमें अटैच किया है, ठीक है। लें जी, जब मैं प्राइमर इसमें डालता हूं, प्राइमर फॉर एग्जांपल जी ब्लू कलर का लें जी, ये प्राइमर इसमें ऐड हो गया। प्राइमर ऐड होने के बाद फिर इसके अंदर मैं डालूंगा डीएनए पॉलीमरेज, जिसने इसका डबल स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पास ना ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, ये सारे का सारा ब्लैक, ये ज़रा मैंने थिक बना दिया ब्लैक, ये सारे का सारा सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर बनना है डबल स्ट्रैंड। अब जब आपने इसके अंदर डाला ना डीएनए पॉलीमरेज, मैं रेड कलर से अगर डीएनए पॉलीमरेज को करता हूं लेबल, तो देखें डीएनए पॉलीमरेज ना इसके आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। लेट्स सपोज, सुने सुने सुने, ये ऐड करता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता, यहां पे जाकर रोक दिया। तो मुझे ये बताएं कि आगे अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर रहा तो यहां पे लास्ट पे कौन सी न्यूक्लियोटाइड आई है? DDCTP। ये DDCTP आई है, वो आगे प्रोलॉन्ग कर ही नहीं रही क्योंकि उसके एंड पे OH ग्रुप ही नहीं है। समझ आ रही है? जब ये यहां पे टूट जाएगा, इसका मतलब है इधर तो आपको कंफर्म हो गया कि C है, तो C के सामने क्या आता है? जी। इस डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपने फाइंड कर लिया। समझ आ रही है? आपको यह भी पता है कि इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करवाऊं, तो कंपैरिजन के लिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे बेशुमार ब्लैक कलर के लाइनिंग करनी होगी, जिससे फिर आपको समझ भी आ जाएगी। ज़रा मेरे लिए समझाना बहुत आसान सा होगा। मेरे ख्याल में लाइन सीधी है ना बिल्कुल। चलो अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, लाइन का ज़्यादा इशू नहीं है, आपको इशू है जी चीज़ समझने का, ठीक है। ये मैंने जी बना दिया। अच्छा जी, देखें जी, अब स्टूडेंट बात इस तरह है कि इसी तरह इनके स्टार्ट सीक्वेंस भी आपको पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, क्योंकि ये सारे के सारे जीन ही हैं, ठीक है। इन सारों के आपको स्टार्ट सीक्वेंस पता है। लें जी, जब इसके आगे भी प्राइमर अटैच होता है, और ये वाला एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से लिया हमने ये वाला डीएनए, ठीक है। जब इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, अटैच होते होते यहाँ पे रुक जाता है, तो बचाएं यहाँ पे लास्ट पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है? DDTTP, थायामीन, और थायामीन के सामने कौन सा होता है? एडेनिन। समझ आ रही है? तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे बेशुमार न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हुए हैं। समझ आ रही है? लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया, करते 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 अगर यहाँ पे स्टॉप हो गया, और ये एक्सपेरिमेंट जो है 4 से मैंने लिया है, 4 से, तो बताएं लास्ट पे कौन सी न्यूक्लियोटाइड आ रही है? ATP। ATP के सामने क्या होता है? A के सामने क्या होता है? T, और इस तरह यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ऊपर पे T आ रहा है। समझ आ रही है? ऐसे ही यहाँ पे भी इसके सामने जब प्राइमर अटैच होगा तो इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज इसके आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करते 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 अगर यहाँ पे जाके स्टॉप कर देता है, तो मुझे बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से हमने लिया है, तो कौन सी न्यूक्लियोटाइड लास्ट पे आ रही है? DDGTP, और GTP के सामने क्या होता है? साइटोसिन। समझ आ रही है? इस तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर वाले सीक्वेंस का पता चलता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि स्टूडेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो हमारे पास बेशुमार डीएनए आपने यहाँ पे डाले हैं, बेशुमार यहाँ पे डाले हैं, बेशुमार यहाँ पे डाले हैं, बेशुमार यहाँ पे डाले हैं। वो तमाम डीएनए जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है तो होने के बाद फिर आप क्या करते हैं? इसको दोबारा हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से ये जो स्ट्रैंड इसके ऊपर नए बने हैं वो उतर जाते हैं। फिर आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा था, जेल के ऊपर आप इसको रन करते हैं। रन करने के बाद तमाम डीएनए के टुकड़े अपने अपने वेट की वजह से जो है वो डिवाइड होते हैं, और आपको पता है कि जो सबसे छोटा वेट वाला होता है वो पीछे रहता है या आगे चला जाता है? आगे। समझ आ रही है? तो आगे जब जाता है तो फिर उधर से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर हमें सीक्वेंस का फाइंड होता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। ये मैंने जर्नल से आपको मेथड बता दिया ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। वैसे जो मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं जो चाहता हूँ, डीएनए का सीक्वेंस फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। अगर आप पता क्या करें, आप 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड ले लें। ये आपके पास डीएनए है, ठीक है जी। आप 4 न्यूक्लियोटाइड लें, ATP, GTP, TTP, CTP। इन चारों को डाई कर लें डिफरेंट कलर से। ATP को डिफरेंट कलर से,
लेट्स सपोज जी एटीपी को ब्लू कलर से, जीटीपी को ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, जिस तरह भी जो भी आप इजी समझे, चारों को आप डिफरेंट कलर से डाई करने के बाद ना आप उसी तरह इसको डाल दें एक्सपेरिमेंट में, डीएनए पॉलीमरेज को डालें, प्राइमर को डालें। जब वो न्यूक्लियोटाइड इसके आगे ऐड होती जाएंगी तो जिधर जिधर से ब्लू रेडिएशन रिलीज होगी आपको पता चल जाएगा वहाँ पे एटीपी है, और एटीपी के अपोजिट क्या होता है, टी। इसी तरह ये सारा एक्सपेरिमेंट लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आप एक ही एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। समझ आ रही है? इस तरह मैक्सम गिलबर्ट मेथड है, उसको हम केमिकली डिग्रेडेशन मेथड भी कहते हैं। मैक्सम गिलबर्ट मेथड को, मैक्सम गिलबर्ट मेथड में बेसिकली डीएनए को लेके आप उसको स्मॉल पीसीज में चेंज करते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड है, पाइपरीडीन है और डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आपका डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, फिर उसको रन करते हैं। और आपकी बुक में ना एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आपकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपने पढ़ा था तो आपने वहाँ पे ये भी देखा था कि हमारे पास ना इस तरह का जो बनता है इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने बना दिया, इस तरह का सा था, ठीक है। इसके ऊपर ना यहाँ पे जेल थी और यहाँ पे आपने सैंपल रन किए थे। समझ आ रही है? बाद में आप इसके ऊपर क्या रखते थे, शीथ नाइट्रोसेलुलेज मेम्ब्रेन रखने के बाद जब वो डीएनए उसके साथ जुड़ जाता था तो आप उसको उठाते थे। उठाने के बाद ना शीट को मैंने यूं ऐसे अरेंज कर लिया, जो सबसे छोटा डीएनए था वो आगे, उसके पीछे ऐसे तरतीब से। आप अपनी बुक को देखें, वहां पे लिखा होगा एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन। ये एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन क्या है, जो हमने इधर डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड चारों में डिफरेंट डाली थी, क्योंकि इसके जो सैंपल हैं वो इधर रन, सीटीपी के सैंपल जो हैं वो सी के सामने रन करने हैं, टीटीपी के सैंपल टी के सामने, जीटीपी के जी के सामने, एटीपी के ए के सामने। जब आप डिफरेंट सैंपल डिफरेंट लाइन में रन करेंगे तो फिर आप इधर से फाइंड करते हैं। देखें कैसे, फॉर एग्जांपल ये लाइनिंग मेरे पास हो रही है ना, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपको और क्लियर करके बताता हूँ। यूं 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 जी, मुझे बताएं सबसे आगे कौन सा सैंपल है, सी का, सी, उसके बाद टी, उसके बाद टी, टी और टी के सेंटर में जी का है, और ऊपर फिर जी, फिर ए और फिर ए। इस तरह ये जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, सी टी जी टी जी ए, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कैसे आएगा या उसकी क्या रीज़न है, तो लास्ट पे फिर मैं यही बताऊंगा कि ये सारा आपके सिलेबस में नहीं था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो लास्ट पे फिर यही है कि ये सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, आपको इसके प्रॉब्लम की, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट आपने डीएनए का टुकड़ा लेना है, आपने रिएजेंट्स लेने हैं, आपने डीएनए पॉलीमरेज लेना है, आपने प्राइमर लेने हैं, उसको आपने ऑटोमेटिकली वो मिक्स होते हैं और आपका डीएनए सीक्वेंस होके आपको मशीन के ऊपर जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है जी। ये सारा ऑटोमेटिक है। लें जी, तो यहाँ पे मैं ज़रा बता दूँ, 3 स्टेप थे, स्टार्टिंग सेम पॉइंट, तमाम का सेम पॉइंट स्टार्ट एक जैसा है, क्योंकि सब के स्टार्ट में प्राइमर लगा हुआ है, जितने भी टुकड़े थे। उसके बाद सेम पॉइंट है, पीस ऑन एगारोस जेल। जब ये इस पे छोटे छोटे टुकड़े बने तो हीट करने के बाद वो तमाम टुकड़े एगारोस जेल पे आपने रन किए। उसके बाद रीडिंग सीक्वेंस, फिर आपने उस सीक्वेंस को रीड किया और आपको पता चल गया। 2 मेथड है, सैंगर एंड मैक्सम गिलबर्ट मेथड। इसके बाद एक चीज़ और स्टूडेंट, कि ये आपको पता है कि जो चीज़ ईजी हो उसमें हम रिसर्च भी काफ़ी करते हैं, उन सैंपल्स को कलेक्ट भी करते हैं। बात यह है कि अभी हमारे पास ना जो ये सारे का सारा मेथड जो है ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक होने की वजह से ना हमने क्या किया है कि डीएनए का सीक्वेंस किया है क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज हैं, इनके अपने डीएनए हैं, उनका हमने सीक्वेंस किया। बहुत से बैक्टीरिया, यीस्ट है, नीमाटोड है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना है, और बहुत सी ह्यूमन डिजीज़ माइक्रोब्स जितने भी हैं उनके हमने डीएनए को निकाला है, उनके सीक्वेंस किए हैं और उनको चेक किया है, और इनसे जेनेटिक्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। उन ऑर्गेनिज्म की बहुत से केमिकल्स को स्टडी करने के लिए वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं जीन सीक्वेंसिंग के ज़रिए सॉल्व हो रही हैं। तो ये हमारा छोटा सा आज टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इसको दोबारा रिवाइज़ करके देखें, अगर फिर भी नहीं आती
तो आप केमिकल नेचर ऑफ डीएनए टॉपिक को एक दफ़ा देखिएगा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो फिर आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो आज स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।